नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी विपक्ष को जितना कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा विपक्ष मजबूती से इन कोशिशों का जवाब देता है। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी नेताओं के अजीब और आपत्तिजनक बयान, मोदी का खुद की वाहवाही करना या कराना और इसके साथ देश की तरक्की को लेकर किए गए बड़े दावों पर विपक्ष ने जो तर्क सामने रखे हैं, उसके बाद मोदी सरकार के सारे दावे खोखले दिख रहे हैं। आप जानते हैं कि कल नीति आयोग की बैठक में नरेंद्र मोदी ने 2047 के विकसित भारत की रूपरेखा तैयार की थी और आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी की बैठक हुई। 2 दिन में 2 बैठकों में केंद्र और राज्य संबंधों पर अच्छा खासा मंथन सरकार ने किया है। फर्क यही है कि एक बैठक में गैर भाजपाई मुख्यमंत्री भी शामिल थे, जबकि दूसरी बैठक में मोदी ने एनडीए कुनबे को लेकर आयोजित की हुई थी ये बैठक और उसमें तमाम एनडीए के ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। आज की इस बैठक में यानी एनडीए की बैठक में चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऑपरेशन सिंदूर भी रहा। आप जानते हैं कि इस समय सरकार की तरफ से सर्वदलीय डेलीगेशन जो है वो ऑल पार्टी डेलीगेशन अलग अलग देशों में आतंकवाद पर भारत का रुख दुनिया के सामने रख रहा है और वहीं घर में इसे मोदी की निजी उपलब्धि की तरह पेश करने की तैयारी कर ली गई है, क्योंकि आज की बैठक में सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ऑपरेशन की सफलता के लिए बधाई देने वाले प्रस्तावों को पेश कर पारित किया गया। मतलब साफ है कि अब यह मुद्दा बिहार चुनाव में भुनाया जाएगा। वहीं बैठक में दूसरा अहम मुद्दा जाति जनगणना का रहा, जिस पर बीजेपी ने चुनावों से पहले अपना रुख बदल लिया है। इस पहल के लिए केंद्र सरकार की प्रशंसा करने के लिए भी एक प्रस्ताव पारित किया गया, यानी जाति जनगणना का प्रस्ताव पारित किया गया इस बैठक में। ये इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी आपने बहुत बड़ा और अच्छा काम किया। साथ ही मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार की ये तीसरी वर्षगांठ है और इस वर्षगांठ पर तीसरी वर्षगांठ इस हिसाब से कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार इस ढंग से और इस पर प्रमुख कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ है और यह तय किया गया है कि इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ को सभी एनडीए शासित राज्यों द्वारा मनाया जाएगा, ताकि लोगों को कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए आपातकाल की जो भयानक स्थिति थी उसकी याद दिलाई जा सके। तो मोदी की अध्यक्षता में हुई यह बैठक बता रही है कि इसका मकसद किसी भी तरह कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को कमजोर करना है, मगर इंडिया गठबंधन के तल्ख तेवर अब भी सरकार को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वहां से तथ्यों के साथ वार किया जाता है। आप याद कीजिए, कल राहुल गांधी ने यही बात अपने कार्यकर्ताओं को कही थी कि हमको तथ्यों के साथ वार करना है, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे या कहें तो बेअकली की बात करने वाले लोग हैं। जैसे कल ही नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ताज़ा आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया है कि भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत जापान से बड़ा है और केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही उससे बड़े हैं। ये उपलब्धि भारत की बढ़ती वैश्विक आर्थिक ताकत और नीतिगत सुधारों का परिणाम हो सकती है। इस पर अब विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसी मसले पर नीति आयोग की रिपोर्ट पर जो कुछ कहा है, आइए जरा पहले सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और नीति आयोग, भारत चौथी सबसे बड़ी शक्ति बन गया, बधाई हो नरेंद्र मोदी जी, आपको खूब खूब बधाई। लेकिन बात यह है कि क्या देश की गरीबी मिट गई? क्या 82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलना बंद हो गया और उनकी जगह पे उनके हाथों में रोजगार आ गया? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहले पवन खेड़ा को सुनिए। भाई, पर कैपिटा इनकम पे थोड़ा बात कर लें। अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई के बारे में बात कर लें। जो मध्यम वर्ग ईएमआई देने के संघर्ष में जूझ रहा हो उसके बारे में बात कर लें। एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात कर लें। 45 साल का बेरोजगारी का जो रिकॉर्ड टूटा है उसके बारे में बात कर लें। फिर तो हमको समझ में आए कि साहब आपके जो चमक धमक वाले आंकड़े हैं उसका प्रभाव आम आदमी पर भी पड़ रहा है। आम आदमी का जीवन, मध्यम वर्ग का जीवन, जरा उस पर चर्चा करिए ना। ये कह देना साहब इससे आगे बढ़ गए, उससे आगे बढ़ गए, सबसे आगे बढ़ गए साहब, लेकिन देशवासियों से तो पूछिए वो कितना आगे है, कितना पीछे है। बिल्कुल। और इधर शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने तो कहा है कि विकास दिखता नहीं है और कुछ पूछो तो कहेंगे कि भजिए तलो, पकौड़े तलो। आइए जरा सुन लीजिए आदित्य ठाकरे को। करके चौथे नंबर पे हमारी इकोनॉमी आ चुकी है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी। खुशी है, इकोनॉमी बढ़ते जाए, लेकिन इसी के साथ रोजगार भी बढ़ते जाए, लोगों की आमदनी भी बढ़ती जाए और लोगों में खुशी भी बढ़ती जाए।
क्योंकि आज अगर आप देखें तो सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में बेरोजगारी है, सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में महंगाई है, और यही है कि सरकार इस पे सीरियस है कि नहीं पता ही नहीं चलता, क्योंकि अगर किसी को पूछे सरकार में कि क्या करना चाहिए तो कहते हैं भजिया तलो। तो कहते हैं कि भजिया तलो। तो विकास में जापान को पीछे छोड़ देने का जो दावा है, और उस दावे पर विपक्ष ने सरकार को आईना दिखा दिया है। और वहीं बीजेपी के कथित राष्ट्रवाद की पोल तो खुद बीजेपी के नेता ही खोल रहे हैं। कल ही बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का पहलगाम पीड़ितों को लेकर खराब, बहुत ही गंदा बयान आया था, आप याद कीजिए। वहीं आज हरियाणा के बीजेपी के पूर्व मंत्री ने क्षत्रिय समाज को लेकर विवादित टिप्पणी की है। जांगड़ा के बयान पर तो अब उनसे इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ट्विटर पर लिखा है कि भाजपा के नेताओं में पहलगाम के पीड़ितों और हमारी वीर सेना पर लांछन लगाने की होड़ चल रही है। आप देखिए इसमें। और भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के शर्मनाक बयान ने एक बार फिर आरएसएस बीजेपी की ओछी मानसिकता को उजागर कर दिया है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने हमारी जांबाज सेना का अपमान किया, पर मोदी जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मध्य प्रदेश के मिनिस्टर विजय शाह ने हमारी वीर कर्नल पर भद्दी टिप्पणी की, पर आज तक बर्खास्त नहीं हुए। जब पहलगाम में शहीद नौसेना ऑफिसर की पत्नी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था, तब भी मोदी जी चुप थे। ये नरेंद्र मोदी जी और उनसे कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि आपकी रगों में सिंदूर है, अगर ऐसा है तो आपको महिलाओं के सम्मान के लिए अपने इस बदजुबानी नेताओं को बर्खास्त करना चाहिए। वहीं इस मसले को ही आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने भी आज ट्विटर पर लिखा है। अखिलेश यादव क्या लिख रहे हैं, ज़रा उसको भी आपके सामने रखना चाहता हूं। और अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि पहलगाम की पीड़ित महिलाओं के बारे में कहे गए भाजपा सांसद के इस कुत्सित बयान के लिए निंदनीय शब्द लिखने से निंदनीय शब्द तक को आपत्ति होगी। नारी वंदना की जगह नारी का अपमान, निंदा और हर संभव शोषण व उत्पीड़न करना ही भाजपा का असली चेहरा है, जो विभत्स भी है और बेहद शर्मनाक भी। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा दल नहीं, नारी विरोधी मानसिकता का दलदल है। भाजपा दल नहीं यानी पार्टी नहीं, बल्कि नारी विरोधी मानसिकता का दलदल है, मड है, आप जानते हैं। तो विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के अपने नेता भी मोदी के लिए बड़ी बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। क्या मोदी इन बाधाओं को पार कर पाएंगे, ये एक मूल प्रश्न यहाँ पे है। लेकिन इन सबके बीच एक खबर इधर आज सुबह से बिहार की आई। बिहार से आप जानते हैं कि तेज प्रताप जो बड़े बेटे हैं लालू प्रसाद यादव के, उनके ट्विटर अकाउंट पर कल एक ट्वीट आता है जिसमें वो एक शेयर करते हैं एक ट्वीट जिसमें कहते हैं कि 12 साल से हम और अनुष्का, वहाँ अनुष्का यादव का नाम आता है एक महिला का, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, और इसकी जानकारी साझा करते हुए वो ट्वीट करते हैं। इसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। आज फिर तेज प्रताप यादव का एक और ट्वीट आता है। वो ट्वीट क्या लिखते हैं इसके बाद ज़रा उसको स्क्रीन पर लाता हूं। और उस ट्वीट में लिख रहे हैं कि मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक एवं मेरे तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट कर मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान और बदनाम किया जा रहा है। मैं अपने शुभचिंतकों और फॉलोअर्स से अपील करता हूं कि वे सतर्क रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। इसके बाद कई सारे फोटोग्राफ्स के साथ इनकी फ़ोटो और अनुष्का यादव जिनकी बात ये लिख रहे थे पहले, जिसमें कह रहे हैं कि इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को से इनके अकाउंट को हैक किया गया है। तो उनकी तस्वीरें काफ़ी तैरने लगी सोशल मीडिया में। लेकिन इसके बाद अचानक एक ट्वीट आता है लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव काफ़ी दुखी मन से एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट जरा स्क्रीन पर ले आइए। और उस ट्वीट में लालू प्रसाद यादव लिखते हैं कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमज़ोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वे स्वयं सक्षम हैं। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो सविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने
सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद लिख रहे हैं। यानी यहाँ साफ साफ इन्होंने घोषणा कर दी कि निजी जीवन से और सार्वजनिक जीवन से यानी राजनीति से भी अपनी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर रहा हूं और परिवार से भी बाहर कर रहा हूं। अगर आप इनके साथ किसी भी ढंग से किसी भी तरह से संबंध रखते हैं तो वह आपका अपना संबंध होगा, हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस प्रकार तेज प्रताप यादव को आज 6 साल के लिए पार्टी से और हमेशा के लिए परिवार से निकाल दिया गया। इसके बाद इसी अपने ही पिता के इस ट्वीट को कोट करते हुए रोहिणी आचार्य जो उनकी बेटी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखती हैं कि जो परिवेश परंपरा और परवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं उन पर कभी सवाल नहीं उठते हैं। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण व परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती धृष्टता करते हैं, वो खुद की आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। हमारे लिए पापा देवतुल्य हैं, परिवार हमारा मंदिर व गौरव और पापा के अथक प्रयासों संघर्षों से खड़ी की गई पार्टी व सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारी पूजा। इन तीनों की प्रतिष्ठा पर किसी की वजह से कोई आंच आए ये हमें कदापि स्वीकार्य नहीं। यानी अपने पापा की बात को आगे बढ़ाते हुए अपने भाई से यहाँ दूरी बताते हुए रोहिणी आचार्य इस ट्वीट को लिख रही हैं। इसके बाद इतना नहीं रुकता, यहाँ मामला जो है अब आ जाता है तेजस्वी यादव तक। तेजस्वी यादव से मीडिया के लोगों ने इसी मसले पर सवाल किया, तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा है वो भी जरा देख लीजिए। देखिए, आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना, जहां तक मेरी बात है, हमें ये सब चीजें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहां तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय क्या उनका सही होगा क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। तो सुन लिया आपने, यहाँ तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं कि आप लोगों के जरिए ही, मीडिया के जरिए ही हमको ये जानकारी मिली, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं तेज प्रताप और वो अपने निजी जीवन में क्या कुछ करते हैं वो जाने। लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यानी लालू प्रसाद यादव जी ने जो फैसला किया है वो सही है, उस पर मुहर लगाते हुए यहाँ तेजस्वी यादव भी। तो एक तरफ बिहार की राजनीति में इसको लेकर, इस मसले को लेकर क्या हलचल हो सकती है। बिहार केंद्रित अब राजनीति धीरे धीरे होने जा रही है। इधर दिल्ली में 2 दिनों की जो बैठक हुई उसमें भी, और खासकर आज की जो बैठक हुई है उसमें भी पूरा फोकस नरेंद्र मोदी का बिहार दिखाई देता है। ऑपरेशन सिंदूर, फिर आज नरेंद्र मोदी ने मन की बात की, उसमें भी बिहार के खेल की उन्होंने काफ़ी तारीफ की और एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें साफ साफ बिहार के खिलाड़ियों का कितना योगदान है देश के खेल में, ये उन्होंने उस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की है, यानी बिहार फोकस। इसके बाद जाति जनगणना, और उसमें जेपी नड्डा ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने जाति जनगणना की, उन्होंने कहा जात पात इन सब से हमारी पार्टी और हम लोग दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जब सामाजिक न्याय की बात आती है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, इन लोगों के उत्थान की बात और उसमें कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं उसकी बात, तो जातिगत जनगणना ज़रूरी है और उसको हम लोगों ने आज
उसके लिए नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है, सरकार को धन्यवाद की इसकी घोषणा हो गई। तो ये बात, और उसके अलावा अब यहाँ पर जो 50 साल होने जा रहे हैं इमरजेंसी के, उसको लेकर बार बार इमरजेंसी को लेकर लगातार चर्चा होती रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी इसको लेकर बहुत सारी बातें कह चुकी है, राहुल गांधी इस पर अपनी टिप्पणी दे चुके हैं, लेकिन इसको अब एक दूसरे ढंग से मनाने और लोगों तक पहुंचाने और कांग्रेस की खामियां बताने की कोशिश, यानी पूरा फोकस बिहार, और बिहार में लालू परिवार में जो हो रहा है इसका भी कितना असर होगा, ये सब कुछ यहां जानने की कोशिश हम करेंगे। और इन सब के बीच उधर शशि थरूर पहुंचे हुए हैं अमेरिका, उनका वक्तव्य, उनका बयान भी कुछ ऐसा आया है जो नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा परेशान कर सकता है। चलिए इन सब की चर्चा हम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष को घेरने की कहां कैसी रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी, लेकिन अपनों के लिए, अपने जो हैं वो मोदी के लिए कैसे चुनौती बन रहे हैं, जिसमें साफ साफ आप देख रहे हैं कि बयानबाजियां कैसे होती रही हैं। खासकर जब आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो उस ऑपरेशन सिंदूर को एक मुकाम तक पहुंचाने वाली जो हमारी सेना है, उसके प्रति आपके नेताओं के बयान जो हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है, ये भी तो एक सवाल उठता है। अभी तक आप चुप्पी क्यों साधे हुए हैं बयानबाजियों से? हालांकि एक खबर यह भी आई कि नरेंद्र मोदी ने तमाम नेताओं को कहा है इस बैठक में कि बयानबाजियों से और गलत बयानी से आप दूर रहें, लेकिन क्या सिर्फ इतना कह देने मात्र से, या मीडिया में 2-4 लाइन ऐसी खबरें चलवा देने मात्र से, हेडलाइंस चलवा देने मात्र से क्या आपका काम पूरा हो जाता है, या सिर्फ रस्म अदायगी है ये?